मैं बड़ी खुशी खुशी स्कूल में अपने पहले दिन के बारे में सोचते हुए कॉरिडोर को पार कर रही थी। मेरा सपना पूरा हो गया था और मैं टीचर बन गई थी। तभी मेरी नजर प्रिंसिपल की फोटो स्टैंड पर पड़ी। हे भगवान, ये तो एरिक था। जब मैं हाई स्कूल में थी, इसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। एरिक और मैं एक समय पर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। मैं टीचर बनना चाहती थी और वो एक प्रिंसिपल बनना चाहता था। सब ठीक चल रहा था। हमारे देश की एक अच्छी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल ग्रांट देने वाली थी और हमने फैसला किया कि दोनों में से जो ज्यादा जिम्मेदार होगा वो जीतेगा। पर कंपटीशन से बस कुछ ही दिन पहले पूरे स्कूल को पता चल गया कि मैं एक अडॉप्टेड लड़की हूँ और ये मैंने सिर्फ एरिक को बताया था। मेरे माँ बाप मुझे इतना पसंद नहीं करते थे और इस सब के बाद स्कूल में भी सब मुझे चिढ़ाने लगे। हद तो तब पार हुई जब कंपटीशन की फाइनल परफॉर्मेंस पे मैं स्पीच दे रही थी और सबने मुझ पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया और मुझे स्टेज से भागना पड़ा। मैं तब से एरिक से नफरत करती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एरिक मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। इतना सब होने के बाद मैं उसे हेलो नहीं कहने वाली थी, तो मुझे आसपास जो दरवाजा दिखाई दिया, मैं उसमें घुसकर पहले डेस्क के नीचे छुप गई। एरिक मेरा नाम पुकार रहा था। फिर वो उस क्लासरूम में आया। उसके कदम मुझे करीब आते दिखाई दे रहे थे, पर तभी घंटी बजी और वो वहां से चला गया। बच गई। मैं उस डेस्क के नीचे से निकल कर आ रही थी, तभी मैंने एक हैरान परेशान हुई टीचर देखी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश करी कि मुझसे पेन गिर गया था, पर उन्होंने नहीं माना। हे भगवान, स्कूल के पहले दिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मैंने उसे बता दिया कि एरिक ने स्कूल में मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। मुझे लगा वो मुझे सहारा देगी, पर नैन्सी, वो टीचर, वो सिर्फ उस प्रिंसिपल की तारीफ करने लग गई। मैं हैरान थी। नैन्सी ने मुझे बताया कि जब एरिक यहाँ आया था तो इस स्कूल की रेपुटेशन बहुत बुरी थी, जितनी बुरी हो सकती थी उतनी। पिछला प्रिंसिपल काफी बुरा था और उसे स्कूल से निकाल दिया गया और ये खबरें न्यूज में भी छपी। पर जब से एरिक आया, स्कूल सबसे ऊपर आ गया। वो कुछ आगे कह तो रही थी, पर मैं सुन नहीं रही थी। मुझे अपने बदले लेने का प्लान मिल चुका था। मैं एरिक को फंसाने वाली थी और उसे स्कूल से निकलवाने वाली थी। वो प्रिंसिपल बनना चाहता था ना, मैं उसका सपना तबाह करने वाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेरा किया था। थोड़े दिन तक मैं प्लान के बारे में सोचती रही। मैंने सोचा कि एरिक को एक बेहोशी की दवा देकर हम दोनों की तस्वीर खींच दूंगी बेड पर लेटे हुए और उसे ब्लैकमेल करूंगी। ये सब करने के लिए मैंने एक वेलकम पार्टी थ्रो करने का फैसला किया। सबको अपने घर बुलाया, एरिक को भी। देखते हैं वो क्या बोलेगा। पार्टी से पहले मैंने एक बेहोशी की दवा और एक फेक प्रेगनेंसी टेस्ट भी मंगवा लिया। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। आखिर वो शाम आ ही गई। सारे टीचर्स को बहुत मजा आया। सब नाचे, बातें करी, पर एरिक अभी तक नहीं आया था और ये सब किया मैंने उसी के लिए था। वो शाम खत्म होने वाली थी, पर अचानक हमारे प्रिंसिपल एरिक आ ही गए। मैंने उसका अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने माफी मांगी लेट होने के लिए और अपने पीछे से मेरे फेवरेट लिलीज का एक बुके निकाला। उसे अभी तक ये सब कैसे याद है? सारे गेस्ट्स एक दूसरे को ड्रिंक्स दे रहे थे। मैं चुपके से किचन में गई और वो सेडेटिव एक ग्लास में डाल दिया। फिर मैंने वो ग्लास ध्यान से एरिक को दे दिया और उसने वो पूरा पी लिया। 10 मिनट में वो बहुत जल्द सोने वाला था। मुझे बस उसे कमरे तक पहुंचाना है। एरिक, हमें कितनी सारी बातें करनी है, चलो ऊपर चले, मैंने कहा और वो मान गया। हम ऊपर पहुंच ही रहे थे कि सीढ़ियों में अचानक वो गिरने लगा। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं डाल दिया दवाई? मैं मुश्किल से उसको खींचते हुए कमरे में ले गई। कोई हमें देख न ले बस। वो ढंग से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था और वो बेड पे गिर गया। मैं उसके कंधे पे जाकर लेट गई जैसे हम हग कर रहे हैं और मैंने कुछ तस्वीरें खींच ली। 2 हफ्ते बीत गए। यही मौका था। मैं एरिक के ऑफिस में गई और वो प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने उसके मुंह पर फेंका। देखो तुमने क्या किया है। वो हैरान था। उसने कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे हमारी तस्वीरें दिखाई और रोने लग पड़ी। उसने कहा शायद ये सब एक गलती है। मैंने अपना सर हिलाया और उसे कहा ये अल्ट्रासाउंड भी ले चुकी हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है एरिक। मैंने उसे कहा कि या तो तुम आज ही अपना रेजिग्नेशन डाल दो, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मैं न्यूज में सब छपवा दूंगी इन तस्वीरों के साथ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस डरपोक ने उसी समय अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने का फैसला कर लिया। मैं वहां से निकलने वाली थी कि एरिक ने कहा कि उसे प्रिंसिपल की तरह काम करना पसंद भी नहीं था।
और अब वो अपने परिवार का ख्याल रखेगा। 1 मिनट, ये कौन से परिवार की बात कर रहा था? तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं इस बच्चे के साथ तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मैं हैरान रह गई थी। ये क्या हो गया था इसे? उसने कहा वो मुझे घर छोड़ेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा, जितना समय रखना पड़े उतना। हम जैसे ही मेरे घर की सड़क पर पहुंचे, मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे फायर ट्रक आ चुके थे। मेरे घर के सामने पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे ही घर में आग लगी थी। मैं बहुत जल्दी में थी, पक्का मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। मैं अपने घर के अंदर भागना चाहती थी, पर एरिक ने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे रोक लिया, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था। मुझे शांत होने के लिए समय लग रहा था, पर इस समय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। 1 घंटा बीत गया और हम एरिक के घर पहुंच गए। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। एरिक मेरे लिए कंबल लाया। मुझे नींद आ रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं तो एरिक के घर पर थी। मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि एरिक कुछ पका रहा था किचन में। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने 2 प्लेट्स में ऑमलेट डाला और मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। वो फिर से अच्छा होने का नाटक कर रहा था। मुझे इस चीज से बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने उसे झूठ कहा कि मैं हॉस्पिटल जाने लगी हूँ और वहां से निकलने की कोशिश करी। मैं इसके साथ नहीं रह सकती थी। इस नए शहर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, मैं नैन्सी के पास गई। वो टीचर, उसने मना कर दिया और स्कूल में किसी और ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैंने उनके फेवरेट प्रिंसिपल को झूठे इल्जाम में फंसाया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे एरिक के घर ही जाना पड़ा। वो टीवी के सामने बैठा था काउच पे और मेरी इंतजार कर रहा था। उसने मुझे मूवी देखने के लिए बुलाया और कहने लगा, याद है हम कैसे मूवी साथ में जाया करते थे? मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर उसने कहा कि तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी लाया हूँ मैं। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ बैठ ही जाती हूँ। वो सारा समय मजाक करता रहता था, तो मुझे भी हंसी आने लगी। फिर उसने मेरा पेट छुआ और मुझे अचानक से सब याद आ गया। बहुत ही जल्द ये सब सच पता चलने वाला था उसे। मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मैंने उसे ऐसे ही कह दिया कि मैं थक गई हूँ और यहाँ सोने जा रही हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं एरिक के सोने का इंतजार करूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं अपने माँ बाप के पास ही जाके रह लेती हूँ। मेरे बच्चे कुछ पैसों से मैंने टैक्सी बुला ली। जब मैं स्टेशन पहुंची तो पता चला कि वहाँ टिकट ऑफिस काम नहीं कर रहा है। सड़क के बीच में मुझे एक इंसान दिखाई दिया। कौन हो सकता था वो? वो अचानक से मेरी तरफ भागने लगा। वो एक भिखारी था। मैं बहुत तेज भागी। वो मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से बहुत जोर से रोशनी आई और मैं नीचे गिर गई। उस गाड़ी में से कोई उतरा। वो एरिक था। उसने उस इंसान को भगा दिया और मुझे ऊपर उठाया। मैंने नहीं सोचा था कि उसे देखकर मैं इतना खुश होंगी। उसने कहा कि जब मैं बेड में नहीं थी तो वो घबरा गया। जब हम घर की तरफ जा रहे थे, एरिक ने अचानक से मुझसे कहा कि उसने कभी मुझे बताया नहीं, पर स्कूल के दिनों से वो मुझसे प्यार करता है। क्या? ये ये कैसी बातें कर रहा है वो? जब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया था, वो मेरी तरफ घूरने लगा। उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे प्रिंसिपल ने ये बात सबको बताई थी, क्योंकि वो उस कंपटीशन के लिए हमारे कागजात तैयार कर रहे थे। एरिक मुझे बताना चाहता था, पर मैंने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब एरिक ने मुझे धोखा नहीं दिया। जैसे ही हम घर पहुंचे, मेरा सर बहुत तेज की दर्द होने लग गया और मैं कमरे में चली गई। मैं पूरी रात सोती रही और खुद को कोसती रही कि मैंने ये सब क्या कर दिया है। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? फिर मैंने सोचा कि मैं उसे कह देती हूँ कि ये बच्चा अब नहीं रहा। शायद अब तब वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करेगा। सुबह मैं एरिक के पास गई और शांत रहने की कोशिश करी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और मैंने उसे कह दिया कि बच्चा नहीं रहा। एरिक थोड़ी देर तक शांत रहा। मैं देख सकती थी कि वो कितना परेशान है। मुझे उसे डिस्ट्रैक्ट करना था। मैंने उसे कहा, चलो सैर पर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, एरिक ने कहा कि हम हॉस्पिटल जाएंगे। इस सब के बाद मुझे एक मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत थी। हे भगवान, मेरा सच सामने आने वाला था और हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुंचे, हम गाड़ी से निकले तो मेरी हालत खराब हो गई। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वो समझता है ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। मेरी टांगे कांपने लग गई थी। एरिक ने कहा कि वो डॉक्टर को इधर बुला लेता है, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने उसे कह दिया
कि कभी कोई बच्चा था ही नहीं। मैं बस तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे लगा था वो मुझे छोड़ जाएगा, पर वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि तुमने मेरा दिल ज़रूर दुखाया है, पर मैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और तभी मुझे भी एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इस बात को 1 साल हो गया है। मैं स्कूल वापस चली गई और सबकी फेवरेट टीचर बन गई। सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। थोड़े समय के बाद मैं सच में माँ बनने के लिए छुट्टियों पर चली गई। उस दिन मेरा दोस्त ओलिवर मुझे एक अमीर व्यापारी से मिलने एक रेस्टोरेंट में ले गया, जिसके पास हमारे स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पैसे थे। व्यापारी हमें अपने समय के 5 मिनट देने के लिए सहमत हुआ। हम अमीर लोगों की तरह दिख रहे थे, फैशनेबल सूट, हाई स्टेटस घड़ियाँ। हमने मेनू पर सबसे महंगे व्यंजन का आदेश दिया, लेकिन यह सब नकली था। घड़ियाँ नकली थी और सूट किराए के थे। ओलिवर ने अपनी दादी की अंगूठी गिरवी रखी थी ताकि हम यहाँ रात का भोजन कर सकें। वे हमारे बारे में सुनिश्चित ही पता कर लेंगे। व्यापारी अभी भी नहीं दिखा और मैं जाने वाला था। तब एक लड़की हमारे टेबल पर आई। वे बहुत सुंदर थी। ये पता चला कि हमने गलती से एक ही टेबल बुक कर लिया था। ओलिवर ने तुरंत लड़की को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। उसने हाँ कहा। मैंने लंबे समय से एक लड़की के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया है। शायद ये मेरा मौका था। उसका नाम हैरियट था। वे एक दोस्त के साथ रात का भोजन करने वाली थी, लेकिन उसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। हम बात कर रहे थे और इज्जत न खोने के लिए। मैंने कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट पर लगातार आता हूँ। जैसे मैं एक अच्छे कॉलेज में गया और हमारा अपना व्यवसाय है जिसमें बहुत पैसा आता है। आपको ओलिवर का चेहरा देखना चाहिए था। मुझे एक अमीर आदमी का किरदार निभाने की इतनी आदत थी कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। शाम के अंत तक मैं इतना आकर्षित हो गया कि मैंने हैरियट को फिर से मिलने के लिए कहा और वो मान गई। और वो अमीर आदमी मीटिंग के लिए नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि वे हमारे लिए अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला था। घर के रास्ते में ओलिवर व्यवसाय के बारे में बात कर रहा और कहा कि हम इसे अमीर होने के बिना भी कर सकते हैं। हमारी परियोजना जल्दी पैसा बनाना शुरू कर देगी। लेकिन निश्चित रूप से मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं केवल उसके बारे में सोच रहा था। ओलिवर मेरी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान से सब समझ गया और उसने तुरंत मेरी सोच को तोड़ने का फैसला किया। एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत तोहफे लगते हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। और दुर्भाग्य से वे सही था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सब कुछ झूठ बोला था। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मेरे पास केवल एक चीज है, हमारा स्टार्टअप। अगले दिन डेट थी, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं। जब मैं घर गया, मेरी माँ पहले से ही सो रही थी। जब उनकी तबीयत खराब हुई, तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ का देखभाल की और उन्हें खुश करना चाहता था। हमने लगभग सब कुछ बेच दिया, लेकिन अंत में हमने आवश्यक राशि एकत्रित की। अब जो कुछ बचा था वह सर्जरी के लिए इंतजार करना था। जल्दी हैरियट ने मुझे टेक्स्ट किया। उसने मुझे रात के खाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह झींगा मच्छी पसंद आई। यार, मैंने उम्मीदों को बहुत ऊंचा सेट कर दिया। मैंने अलमारी में खोजना शुरू किया जिससे कम से कम कुछ पैसे जुटाए जा सकते थे, और मुझे सर्जरी के लिए अपनी माँ के पैसे से भरा बॉक्स मिला। रुको, नहीं, वे पैसे लेने का विचार बहुत बुरा था और मुझे उम्मीद है कि हैरियट मुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं कथित रूप से अमीर दोस्त हूँ। अगले दिन मैं हैरियट को पार्क में ले गया और उसे डेजी का बुटीक दिया। उसने पूछा, क्या ये मजाक है? हैरियट जाने के लिए तैयार थी और मैं डर गया था। मैंने झूठ बोला था कि ये एक धोखा था और असली डेट मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट में होगी। हमने एक टैक्सी ली और मैंने अपने घर के पास रुकने का बहाना बनाया। मैंने कहा कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ और मुझे उनमें से एक पर जांच करने की जरूरत है। हैरियट ने कहा कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन वे कार में इंतजार कर रही थी। बाल बाल बचा। मैं अपार्टमेंट में जल्द से गया और छप के लिए कोठरी में पहुंच गया। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, ईमानदारी से। मुझे आशा है कि माँ कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। रेस्टोरेंट में हैरियट खुश थी और इससे मैं बहुत खुश था। दिन बीतते गए। हैरियट वास्तव में खुश थी, क्योंकि मैंने हमेशा उसे महंगे तोहफे दिए थे। एक हफ्ते बाद उसने मुझे अपने अमीर दोस्त के साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया। अमीर दुनिया ने मुझे अंधा कर दिया, लेकिन मैं सोचता रहा कि पैसा खत्म हो रहा है। एक दिन ओलिवर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि हम अंततः अमीर थे। बेशक मैं मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ, स्टार्टअप में पैसा आया है, जिसका मतलब है कि मैं अपनी माँ के बॉक्स से लिया गया सब कुछ वापस करूंगा। लेकिन मेरे लाभ का पूरा हिस्सा हैरियट के लिए एक महंगे कंगन पर खर्च किया जाना था, जो उसने उसी दिन मांगा था। वे बहुत खुश थी और शाम के अंत में उसने मुझे एक परिवार के साथ खाने पर आमंत्रित किया। उसने कहा कि वह मेरे लिए गंभीर भावनाएं रखती थी, जिसका मतलब था कि उसके माता पिता से मिलने का समय है। वाह,
मुझे लगने लगा था कि वह केवल पैसे के लिए मेरे साथ है, लेकिन उसके माता-पिता को जानना एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा भरोसा है। एक डे आ गया, हम हैरियट के माता-पिता के घर गए। मुझे अपने लिए जगह नहीं मिली। मैंने सोचा था कि वो पलक झपकते ही मेरा झूठ पकड़ लेंगे। अंत में ये कल्पना की तुलना में बहुत खराब निकला। सबसे पहले उसका परिवार एक हवेली में रहता था, जहाँ मुझे असहज महसूस हुआ, और दूसरी बात उसके पिताजी ने मुझे तुरंत सवालों के घेरे में ला दिया। कहा मैं अध्ययन करता हूँ, किसके लिए काम करता हूँ, मैं जीवन में क्या करता हूँ। मुझे हमेशा झूठ को दोहराना पड़ा कि मैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता हूँ और एक सफल प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। हैरियट की माँ ने मुझे तुरंत पसंद कर लिया, लेकिन उसके पिता ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। रात के खाने के बाद हैरियट ने मुझे घर दिखाया। उसके पिता का फैंसी ऑफिस था। हमने शानदार कुर्सियों पर बैठे और शाम पहली बार मैंने थोड़ा आराम किया। अचानक हैरियट उठ गई और तिजोरी के पास चली गई। उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा। वह अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेने वाली थी। जैसा कि मैंने इसे समझा, उसके पिता ने पैसे से हैरियट को बिगाड़ा नहीं है, इसलिए उसने अपनी तिजोरी से चुरा लिया। क्या ये एक परिचित स्थिति थी? मैंने देखा कि वह डर से अपने पिता की तिजोरी पर नंबर डायल कर रही थी। ये अजीब था। इतनी बड़ी राशि पिन कोड 1111 के तहत रखी गई थी। जब हमने हैरियट के माता पिता को अलविदा कहा तो उसके पिता मुझे एक तरफ ले गए और पूछा कि क्या मैंने हैरियट के लिए एक उपहार तैयार किया। मैंने तुरंत झूठ बोला कि मेरे पास बड़े माणिक के साथ एक हार है, जैसा कि भाग्य में था। हैरियट ने यह सुना और मुझे धन्यवाद देना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया ये? मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? जब मैं घर आया तो बादल की तरह अंधेरा था, और फिर मेरी माँ ने मुझे पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। 2 दिन में उसकी सर्जरी हो जाएगी। डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि एक खाली जगह थी, उन्हें बस उसकी सहमति की जरूरत थी। माँ बहुत खुश थी। उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उस पर टूट पड़ा। ये बेवकूफ सर्जरी पूरी तरह से समय से बाहर थी। मेरी माँ ने पूछा कि मेरे साथ क्या गलत था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि सब कुछ ठीक। मैं रात को सो नहीं सका। मैं 2 दिनों में पैसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ओलिवर से पूछने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह खुद को खिलौने के लिए नूडल्स खरीदने के लिए बोतलें सौंप रहा था। अगली सुबह मैं कई बैंकों में गया, लेकिन उनमें से कोई भी एक अजीब स्टार्टअप को ऋण नहीं देना चाहता। मैं इतना शांत था कि मैंने बैंक लूटना भी उचित समझा। रुको, अगर कुछ चंद $1000 तिजोरी से गायब हो जाते हैं तो हैरियट के अमीर माता पिता ध्यान नहीं देंगे। तिजोरी पैसों से भरी है और मुझे कोड याद है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने टोपी से एक मुखौटा बनाया और ये पता लगाया कि कमरों और सुरक्षा के आसपास कैसे पहुंचा जाए। उस रात में हैरियट के घर गया। किस्मत मेरी तरफ थी। मैं इंतजार करता रहा जब तक कि कुछ ठग दीवार से दूर चले गए और उसके ऊपर कूद गए, लेकिन एक क्लब के साथ एक असली विशालकाय था। मेरा दिल लगभग सीने से बाहर आ गया। उसके जाते ही सामने के दरवाजे की तरफ भागा। दफ्तर दूसरी मंजिल पर था। जब मैं सावधानी से गया, जैसे ही मैंने तिजोरी में कोड टाइप किया, मेरे हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे। यही है स्टीव, कोई पीछे नहीं है। अब आप न केवल झूठे हैं बल्कि एक चोर भी हैं। जब तिजोरी खुल गई तब मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में भर लिए और सीढ़ियों से बाहर चला गया। मैं पहली मंजिल पर जाने वाला था, लेकिन हैरियट के पिता मेरे ठीक बगल में खड़े थे। धिक्कार है। मैंने उससे पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसने कदमों की आवाज़ सुनी और मुझे देखा। बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और नकाब उतर गया। मैं डर कर भाग गया और उसे अपने कंधों से मारा, जानबूझकर नहीं। अगले सेकंड में वह सिर के बल गिर गया था। अचानक मैंने एक क्रंच सुना। मैं देखना चाहता था कि क्या वह ठीक है, लेकिन कोई समय नहीं था। मैं पकड़ा जा सकता था और मैं भाग गया। घर के रास्ते में मैंने अपने आप से कहा कि वह सिर्फ खुद को चोट पहुंचाए और उसके साथ कुछ भी भयानक ना हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से पकड़ा गया हूँ। उसने मेरा चेहरा देखा और मुझे पहचान लिया होगा। अगली सुबह हैरियट ने मुझे फ़ोन किया। वह बहुत देर तक रोती रही और कहा कि उसके पिता पर रात में हमला हुआ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे कुछ कहना था। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या कैमरे ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन मैं भाग्यशाली था क्योंकि हैरियट ने कहा कि उसका चेहरा नहीं दिखा और यह कि उसके पिता कोमे में थे, लेकिन डॉक्टर उन्हें अच्छे के लिए आशा करने के लिए कहा है। भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। यह वे केवल ये जानती थी कि उसके पिता मेरी वजह से कोमा में थे। मैं इतना डर गया था कि मैंने खुद को पुलिस की हिरासत में देने का सोच लिया, लेकिन मुझे पता था कि यह केवल सब चीज़ें बदतर कर देगा। मुझे हैरियट के पिता के जागने की प्रतीक्षा थी। क्या होगा अगर उन्हें कुछ भी याद नहीं और यह सब कुछ पहले जैसा होगा? मेरी माँ की सर्जरी सफल रही और उन्हें पैसे के नुकसान की सूचना नहीं थी। हम इतने लंबे समय के लिए चाहते थे और मैं अपनी माँ के लिए खुश भी नहीं हो सकता था। ओलिवर और मैं हमारे व्यवसाय से पहले से अच्छा कमा रहे थे और कुछ दिनों के भीतर मैंने चुपचाप चोरी के पैसे हैरियट के पिता की तिजोरी में वापस कर दिए। कुछ हफ्तों के लिए मैं जैसे कांटों पर था। मैं चाहता था कि हैरियट मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन इस तरह की कठिन परिस्थितियों में उसे सहारे की जरूरत थी और वो बाहर की भी। और फिर हैरियट के पिता जाग गए। मैं उन्हें देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन हैरियट ने कहा कि वे सीधे नहीं सोच रहे और अभी बात नहीं कर रहे थे। उसने मुझे आने के लिए कहा। मैं सहमत हो गया। उसके पिता की हालत खराब लग रही थी। वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन हिम्मत करके उंगली मेरी तरफ करी और धीरे से बोले, तुम। सौभाग्य से उनके पास सेंटेंस खत्म करने का कोई समय नहीं था। उनकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और उनके मुंह से झाग आने लगे। डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए दौड़े।
जब हम वेटिंग रूम में बैठे तो हैरियट ने चिंतित रूप से अपने पिता के बेहतर होने की प्रतीक्षा की और मुझे पता था कि मैं समाप्त हो गया हूँ। मुझे एक ध्यान हटाने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने नाश्ते का सुझाव दिया। मैंने हमें वेंडिंग मशीन से सैंडविच और इंस्टेंट कॉफ़ी खरीदी। हैरियट बहुत परेशान थी और उसने जल्दबाजी में कहा कि उसने लंच नहीं खाया। इस पर किसे शक होगा? अचानक डॉक्टर कमरे से बाहर आया और शौक से हैरियट को देखा। वे कुछ नहीं कर सकते थे। हैरियट फर्श पर फिसल गई और शोक में डूब गई। इस समय उसकी माँ अस्पताल से भाग कर आई और अपनी बेटी के पास गई और उसे शांत करना शुरू किया। दो पहलू मुझसे लड़ रहे थे। मैंने जो किया था उसके लिए मैं खुद से नफरत करता था, भले ही यह एक दुर्घटना थी। मैंने एक आदमी को मार डाला। हालांकि दूसरी ओर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे भयानक रहस्य को नहीं जानता था। मैंने बेचारी हैरियट पर एक आखिरी नज़र डाली और अस्पताल छोड़ दिया। फिर अंततः हम फिर कभी नहीं मिले। मैं उसके लिए बहुत दूर चला गया। मैंने खुद को एक कमरे में लॉक कर दिया और कार्लोस को एक मैसेज भेज दिया। 1 घंटे में मैं इस अनाथ आश्रम से भागने वाली थी। कार्लोस का जवाब आया कि वो मैक्सिको के बॉर्डर पर मेरा इंतजार करेगा। उसने कहा वो बहुत खतरा उठाकर ये करने वाला था, क्योंकि पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है। मैं अपना सूटकेस पैक कर रही थी, तभी नैनी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अडॉप्ट कर लिया गया है और मैं अभी अपने नए परिवार से मिलने जाने वाली थी। 5 मिनट के बाद हम अनाथ आश्रम के बाहर गए। मैं गाड़ी के अंदर घुसने से पहले 2 मिनट हिचकिचाई और जब नैनी अंदर घुस गई, मैं वहां से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागी। बाहर की ओर बहुत गुस्से में कुछ गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने उसी समय मुझे पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया और पीछे मुझे गाड़ी की तरफ ले गए। गाड़ी के अंदर जब मैं बैठ गई तो नैनी ने दरवाजे लॉक कर मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं अपने मन में सोचने लगी कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं भाग जाऊंगी। पूरा रास्ता वो मुझे सुनाती रही कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, क्योंकि मुझ जैसी बदतमीज लड़कियों को घर नहीं मिलते और मेरे नए माँ बाप बहुत अच्छे लोग हैं। आखिर इसका क्या मतलब था? जल्द ही हम वहां पहुंच गए। एक बहुत ही बड़े से घर के सामने 5 लड़के खड़े थे। क्या मुझे आर्मी में भेजा जा रहा था? उनमें से सबसे लंबे लड़के ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और जो थोड़ा फिट लग रहा था उसने गाड़ी की डिक्की में से मेरा सारा सामान निकाला। बाकी तीनों वहां खड़कर मुझे देखते रहे। नैनी मुझे छोड़कर वहां से सीधा चली गई और मैं इन सारे लड़कों के साथ अकेले खड़ी थी। तभी हमारी मुलाकात हुई। जो सबसे लंबे थे उनका नाम फिल था और जो फिट थे वो पीट। वो दोनों एक कपल थे और मेरे नए माँ बाप। बाकी तीनों मेरी तरह ही उनके अडॉप्ट किए हुए बच्चे थे। मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकलना था। मैंने उनसे अपना बैग लेने की कोशिश करी, पर उन्होंने कहा वो मेरा सामान मेरे कमरे में छोड़ देंगे। फिल ने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरे परिवार के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से एक सेफ में रखेंगे। मैं उन्हें अपना पासपोर्ट नहीं देना चाहती थी। आखिर मैं बॉर्डर कैसे पार करती बिना पासपोर्ट के? पर वो थोड़े गुस्से वाले लग रहे थे और मैं बहस भी नहीं करना चाहती थी। कार्लोस, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आज निकल पाऊंगी। वो पहले ही लंच की तैयारी कर चुके थे। मैं जैसे ही टेबल पर बैठी तो जो सबसे छोटा था, मिकी, उसने मुझसे कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। हे भगवान, अगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट होता तो अभी मैं कार्लोस के पास होती, इस सब बकवास में ना फंसी होती। जो बीच वाला भाई था, रिची, वो बस अपने फोन में लगा हुआ था, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। जो सबसे बड़ा था, स्टैन, उसने काफी देर तक मुझे घूरा और फिर मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं इकलौती थी यहाँ जो एक आदमी जैसी लगती थी। मैंने तो उसे उंगली दिखा दी, पर गलती से मेरा हाथ प्लेट पर लग गया और वो पूरी पलट गई। मैं अचानक अपनी सीट से उठ गई। मैंने थोड़ा नाटक किया और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने सीधा कार्लोस को फोन किया। वो बहुत गुस्से में था और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने कहा उसे पुलिस वालों ने बस पकड़ ही लिया था। मैंने उसे बहुत माफी मांगी। 10 मिनट तक सॉरी कहती रही। अंत में उसने मुझे एक आखिरी मौका दिया, 2 दिन बाद का। उसने ये भी कहा कि अगर इस बार मैं नहीं निकल पाई तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। मेरे नए माँ बाप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना फोन छुपाया और उनके पीछे पीछे मेरे भाई भी आए। उन्होंने मुझसे माफी मांगनी शुरू कर दी अपने बर्ताव के लिए। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ, पर फिर उन्हें फिर से उंगली दिखाई। स्टैन हंसने लगा। फिर सब चले गए। थोड़ी देर के बाद रिची कमरे में वापस आया, अकेला। उसने मुझसे कहा कि उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है और वो नहीं चाहता था कि मैं इस घर में रहूं। मैं तो खुद ही भाग जाना चाहती थी ना, मैक्सिको।
ने 2 मिनट तक सोचा, फिर कहा कि वो मेरी मदद करेगा यहाँ से भागने में, क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसने कहा ये बहुत आसान था, हमें बस एक ऐसा चीज के बारे में सोचना था जिससे हमारे घर वाले थोड़ी देर के लिए घर से दूर चले जाएं। ये मिकी कर सकता था क्योंकि वो अपने माँ बाप का फेवरेट था और उनके बारे में सब जानता था। अगली सुबह मिकी पीछे खेल रहा था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही मैंने उसे अपने प्लान के बारे में बताया वो रोने लग पड़ा और उसने कहा कि वो मुझे कहीं नहीं जाने देगा। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश करी पर वो पीछे हट गया। मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसे उसकी चीख पर किस करूंगी। वो शर्माने लग गया और उसने मुझसे पूछा क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर मैंने उसके सर पर एक किस करी और उसे कहा कि ये एडवांस है। उसने हार कर कहा कि उसके माँ बाप एक कॉन्सर्ट पर जाना चाहते थे जो इस हफ्ते होने वाला था, पर टिकट सोल्ड आउट थी। मैंने उन्हें लंच टाइम पर नकली टिकट्स दे दी। वो तो बहुत खुश हो गए। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। सबसे बड़ा स्टैन चुप करके बैठा था, मुझे देख ही जा रहा था। लंच के बाद उसने मुझे मेरी बाजू से पकड़कर सीढ़ियों के पास खींच लिया। बड़े गुस्से में उसने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है। वो इतना बड़ा था और मेरे इतने पास था कि मैं 2 सेकंड के लिए घबरा गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, पर उसने मुझसे जवाब जबरदस्ती मांगा। वो कहने लगा कि वो जानता है कि मैं कुछ तो प्लान कर रही थी। किसी वजह से मैं उससे सच नहीं कह पाई। मैं उसे नहीं बता पाई कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास भागकर जाना चाहती हूँ। मैंने उसे झूठ कह दिया कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत बीमार है मैक्सिको में और मैं उसके पास जाने वाली हूँ। अचानक स्टैन काफी भावुक हो गया। उसने कहा कि उसका भी एक काफी अच्छा दोस्त था जो हाल ही में अब नहीं रहा और स्टैन उससे मिल भी नहीं पाया। तो उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। हमारे माँ बाप के निकलने से पहले मुझे अपना पासपोर्ट निकालना था। रिची ने कहा कि वो उनके ऑफिस के सेफ के अंदर है, पर उसे कोड नहीं पता था। यहाँ स्टैन काम आया। वो सबसे बड़ा था तो उसे सेफ का पासवर्ड पता था। शाम को सब सोने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मैं अपने माँ बाप के ऑफिस में चुपके से घुस गई। जैसे ही मैंने कोड का पहला नंबर डाला, मुझे पैरों की आवाज आने लगी। कोई अंदर आने वाला था। मैं कोई छुपने की जगह ढूंढ ही रही थी, तभी मुझे स्टैन की आवाज सुनाई दी। वो जानबूझकर उन्हें वहां रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं सेफ की तरफ भाग कर गई और मैंने कोड डाल दिया। सेफ खुल गया। मैंने अपना पासपोर्ट उठाया और उस कमरे से चुपके से निकल गई। मैंने ये कर दिखाया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत जल्द ही कार्लोस के पास होने वाली थी। शाम को मैंने सबको अपने कमरे में इकट्ठा किया। हमें ये फैसला करना था कि मैं बॉर्डर तक कैसे पहुंचने वाली हूँ। स्टैन ने कहा कि वो अपने किसी दोस्त से गाड़ी बोरो कर लेगा और मुझे छोड़ आएगा। मिकी स्टैन की नकल करने लग गया। क्या वो जल रहा था? क्या बकवास है। स्टैन वैसे था तो काफी स्मार्ट और थोड़ा केयरिंग और हैंडसम भी। मैंने ये सारे ख्याल रोक दिए और उन सबको कहा कि मैं सोने लगी हूँ। आखिर हमें कल सुबह के लिए हिम्मत चाहिए थी। अगली सुबह हमारे माँ बाप जल्दी ही निकल गए कॉन्सर्ट के लिए। बस 1 घंटा दूर थी मैक्सिको के लिए जो निकलने वाली थी। मैं बहुत डरी हुई थी, बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी क्योंकि स्टैन मिल नहीं रहा था। हमें गाड़ी का हॉर्न जैसे ही सुनाई दिया, हम बाहर भाग कर गए। स्टैन ने कहा कि उसके दोस्त ने गाड़ी देने से मना कर दिया, तो उसे भी गाड़ी चुरा कर लानी पड़ी। मैंने उसे कहा कि अगर हम 5 मिनट में नहीं निकले तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। रिची ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तभी मिकी ने मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपने पासपोर्ट के बिना कहीं नहीं जा सकती। इसका क्या मतलब है? तभी उसने डस्टबिन की तरफ इशारा किया। मेरा पासपोर्ट वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में फटा हुआ पड़ा था। अब मैं कैसे जाऊंगी मैक्सिको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। रिची ने तभी अपना फोन निकाला और मुझसे कहने लगा कि उसे एक ऐसा पॉइंट पता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते और बस 10 मिनट में निकलने वाली है। मैं उसी समय गाड़ी में घुस गई और मैंने बहुत तेज गाड़ी चलाई, जैसे पहले कभी नहीं चलाई। हम समय पर पहुंच गए और बस स्टॉप पर स्टैन ने मुझे गले लगाया इतनी जोर से कि 1 सेकंड के लिए तो मुझे सांस ही नहीं आई। तभी मुझे कार्लोस का फोन आया। मैं पीछे मुड़ी और मैंने अपना फोन अपने कान पर लगाया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा इंतजार कर रहा है और मैं कहाँ पहुंची। शायद स्टैन को भी सारी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कार्लोस को कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। मैं मुड़ी और स्टैन से कहने लगी, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि वो भी सब जानता है। उसने मुझसे कहा कि मुझे चुपचाप बस पे चले जाना चाहिए। मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैं बस पर चढ़ गई, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ ही देर में
मैं एक अनजान देश में एक ऐसे इंसान के साथ होंगी जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं थी। बस धीरे धीरे चलने लगी और खिड़की से मैं स्टैन को देखने लगी। वो थोड़ा उदास लग रहा था। फिर वो गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट करी। तभी मैं चिल्लाई। ड्राइवर ने अचानक से बस की ब्रेक लगा दी और मैं सीधा भागते हुए दरवाजे के बाहर चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे और मैं बहुत तेज भागी स्टैन की गाड़ी की तरफ। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो भी गाड़ी से बाहर निकला और मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उसे कहा मैं नहीं जाना चाहती और हम वापस चले गए। आधे घंटे बाद हम दोनों घर पहुंचे और हमारा इंतजार कर रहे थे रिची और मिकी। मैंने रिची को गले लगाया। मिकी थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, शायद मेरे पासपोर्ट की वजह से। मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम सब समझ जाओगे। तुम दुनिया के सबसे प्यारे छोटे भाई हो। हम सबने एक दूसरे को गले लगाया और तभी हमारे दोनों पिता घर के अंदर आए। फिल के पेट में दर्द होने लग गया था, इसलिए वो आधे रास्ते से ही मुड़कर वापस आ गए और वो हमें इस तरह से देखकर खुश थे। उस शाम डिनर के बाद रिची मुझे साइड पर लेकर गया और उसने मुझे बताया कि इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चला कि जो कार्लोस का फोन नंबर है वो दरअसल एक ऐसे इंसान का है जो लड़कियों को डांसर्स बनाकर बाहर भेज देता है। मैं बहुत मुश्किल से बची थी, है ना। अगली सुबह मुझे नैनी का फोन आया। वो जानना चाहती थी कि मैं कैसी हूँ। पहले मैंने थोड़ा सीरियसली उन्हें जवाब दिया कि सब ठीक है। फिर मुझसे नाटक नहीं हुआ तो मैं चिल्लाकर हंसकर कहने लगी कि ये सब बहुत अच्छा है और उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है। आखिर इतने समय बाद मुझे एक घर ही नहीं, एक परिवार भी मिला था और मैं बहुत खुश थी।